हेलो बच्चों। तो देखिए, आज हम फिजिक्स क्लास 12th में विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। ओके, अक्षीय स्थिति यानी पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति क्या होती है। तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम विद्युत द्विध्रुव के बारे में जानते हैं। जब दो आवेश समान परिमाण किंतु प्रकृति विजातीय, तो दोनों का परिमाण क्या है, समान है, लेकिन एक ऋण और दूसरा धन, एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव। तो जब दो समान परिमाण के विजातीय आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये अपने आप में एक विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं तथा इसे 2a द्वारा प्रदर्शित करते हैं। विद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है वो -q आवेश से +q आवेश की ओर होती है। जो विद्युत द्विध्रुव बनता है इसकी लंबाई का निर्धारण -q से +q की तरफ लेते हैं। तो कुल मिला के हम ये भी बोल सकते हैं कि 2a को विद्युत द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं और यह एक सदिश राशि है। यह एक कैसी राशि है, सदिश राशि। ठीक, अब आती है हमारी अक्षीय स्थिति वाली बात। तो विद्युत द्विध्रुव की जी पूरी अक्ष हो गई। अक्ष पर कोई बिंदु ले लिया जाए, या तो हम इस साइड ले ले या इधर भी ले सकते हैं। तो वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित होता है, तो इसे विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति कहते हैं। वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित होता है, या तो इधर हो या इधर हो, तो इसे विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति कहते हैं। क्लियर? अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं अक्षीय स्थिति की। वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित होता है, तो इसे विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति कहते हैं। अक्षीय स्थिति कहते हैं। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। अब आता है कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन बनता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो जी हमारा अगला प्रश्न है, इसी में इसको जोड़ सकते हैं। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक है, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न बनता है। अब देखिए अक्षीय स्थिति विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके लिए एक चित्र बनाना है। मैं वही चित्र बना रहा हूँ, आप देखेंगे। बहुत सिंपल है चित्र।
माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2a है। विद्युत द्विध्रुव जिस माध्यम में रखा है उस माध्यम का परावैद्युतांक k है। ठीक है, परावैद्युतांक के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसका परावैद्युतांक क्या है? कैपिटल K। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर, तो मैं अक्ष को इधर थोड़ा सा बढ़ा ले रहा हूं, अक्ष पर कोई बिंदु P लिया गया है और इस बिंदु P पर हमने एकांक धनावेश की कल्पना की है। हमने मान लिया है कि इस बिंदु पर कोई एकांक धनावेश रखा है। तो विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कि कोई बिंदु P लिया गया है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ऐसी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाएगी तो ये मानी जाएगी अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए, ये +q आवेश है और ये भी प्लस आवेश है। दोनों कैसे हैं? समान आवेश। और दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब यह आवेश इस आवेश पर जितना बल लगाएगा वो बल प्रतिकर्षण बल होगा। ओके, यह आवेश इस आवेश पर कैसा बल लगाएगा? प्रतिकर्षण, क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अच्छा, एक चीज हमने और पढ़ी है कि विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर जितना बल लगता है उस बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो देखिए, ये पूरा विद्युत क्षेत्र विद्युत द्विध्रुव के कारण, अब इस आवेश के कारण इस आवेश पर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से लिखते हैं। तो इस पर कितना बल लगेगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, इसको मैं E1 नाम दे रहा हूं क्योंकि ये प्रतिकर्षित करेगा, ये आवेश इसको दूर हटाएगा। अब इसी आवेश पर -q आवेश के कारण भी बल लगेगा, यानी -q आवेश इस आवेश को क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि ये दोनों कैसे आवेश है? असमान आवेश, क्योंकि ये धन और ये ऋण। तो असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो यह आवेश इसको क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा। तो यहाँ पर बल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये होगी। और विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? E2। क्लियर? मतलब बिंदु P पर जो एकांक धनावेश लगा है, रखा है, इस पर दो बल कार्य कर रहे हैं या दो तीव्रताएं कार्य कर रही हैं। एक तीव्रता की डायरेक्शन है इधर और एक की डायरेक्शन है इधर, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में कार्य कर रही है। क्लियर? यहाँ तक एक चीज और समझ लीजिएगा कि जब किसी बिंदु पर दो सदिश विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो उनका परिणामी उनके अंतर के बराबर होता है। ठीक है, अब इस पर दोनों सदिश जो है E1 और E2 विपरीत डायरेक्शन में कार्य कर रहे हैं, तो इसका परिणामी क्या होगा? इन दोनों के अंतर के बराबर। अब अंतर ज्ञात करने के लिए हम बड़े सदिश में से छोटे सदिश को घटाते हैं, तो इसमें E1 का मान अधिक है या E2 का मान अधिक है, जी हमें यहाँ से डिसाइड करना है। तो देखिए, समझने में हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है कि देखिए B से जो P की दूरी है वो कम है, तो इन दोनों के बीच लगने वाला बल क्या होगा? ज़्यादा होगा। और P से A की जो दूरी है ये ज़्यादा है, तो इसके कारण लगने वाला बल क्या होगा? कम होगा। तो इसके कारण लगने वाला बल या तीव्रता क्या था? E2, तो E2 का मान कम होगा। इन दोनों के बीच लगने वाला बल या तीव्रता क्या था? E1, तो वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो यहाँ से आप ये बात समझ गए होंगे कि E1 का जो मान है वो E2 के मान से अधिक है। क्लियर? क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी कम है तो बल क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। इन दोनों के बीच की दूरी ज़्यादा है तो बल का मान क्या आएगा? कम आएगा। तो E1 का मान अधिक होगा और E2 का कम होगा। ठीक है, जब दो सदिश विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो इनका परिणामी इनके अंतर के बराबर होता है तथा परिणामी की डायरेक्शन अधिक की ओर होती है। तो इसका जो परिणामी आएगा, जिसको मैं E नाम दे रहा हूँ, इन दोनों का परिणामी जो E आएगा इसकी डायरेक्शन किधर होगी? अधिक की तरफ। और अधिक क्या है? E1।
तो इसकी डायरेक्शन किधर आएगी, E1 की तरफ, परिणामी की डायरेक्शन अधिक की ओर होती है। चलिए अब इसके आगे हम लिखते हैं। ये तो हमें चित्र बनाना है, चित्र मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है कि माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2a है। विद्युत द्विध्रुव जिस माध्यम में रखा है उसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर एकांक धनावेश लिया गया है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो इसी बात को मैं लिख रहा हूं। माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी दूरी 2a है। विद्युत द्विध्रुव जिस माध्यम में रखा है, जिस माध्यम में रखा है उसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P लिया गया है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब क्या करेंगे, हम पहले तो +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें और फिर -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। ठीक है, तो मैं पहले +q आवेश के कारण तीव्रता ज्ञात कर रहा हूं। +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, देखिए जो फॉर्मूला होता है, एक मैं इधर लिख दे रहा हूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, इधर लिख दे रहा हूं साइड में। E बराबर होता है 1/4πε0 K Q/r²। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। इसमें 1/4πε0 ये तो नियतांक है, के माध्यम का परावैद्युतांक है, Q वह आवेश है जिसके कारण तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, और R क्या है, वह दूरी है जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। इस आवेश से उस बिंदु की दूरी है, तो R क्या है, Q आवेश के कारण उस बिंदु की दूरी जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। तो इसी फॉर्मूले के अनुसार यहां पर क्या बनेगा, तो देखिए E की जगह तो मैं E1 लिख दूं बराबर, ये तो जैसे का जैसा और ये नियतांक भी जैसे का, +q आवेश के कारण तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं तो Q r², r मतलब दूरी का स्क्वायर। तो देखिए यहां से इस आवेश से उस बिंदु की दूरी, तो +q आवेश से बिंदु P की दूरी, तो जो हो जाएगी BP, दूरी का वर्ग है तो क्या बन जाएगा, BP का वर्ग। तीव्रता सदिश राशि है इसलिए इसकी दिशा बताना पड़ेगा। ये तो होगा इसका परिमाण, अब इसकी दिशा बतानी पड़ेगी। तो देखिए
यह आवेश इस आवेश पर कैसा बल लगा रहा है? प्रतिकर्षण। तो बल की डायरेक्शन क्या है इधर, तो तीव्रता की डायरेक्शन भी क्या होगी? यही होगी। तो E1 की डायरेक्शन क्या है? B से P की तरफ। तो यहां लिख देंगे साइड में BP दिशा में। बस दिशा आपको एक ही बार बतानी है, ठीक। इसको हम और सॉल्व करें तो E1 बराबर 4πε0 K Q जैसे का जैसा। BP की वैल्यू निकालनी है। देखिए जे वैल्यू निकालनी है हमें, समझना। BP देखिए P से लेकर O तक की दूरी कितनी? R दूरी में से यदि हम जे दूरी कम कर दें तो जे बच जाएगा। अब देखिए टोटल जे कितना है? 2a, तो स्मॉल ए जे हो जाएगा और स्मॉल ए जे हो जाएगा। समझ गए? तो देखिए टोटल ऊपर देखिए जे R दूरी है, OP की दूरी कितनी? R। तो R दूरी में से यदि हम OB दूरी कम कर दें तो जे बच जाएगा, और OB का मान कितना होगा? स्मॉल ए। तो जे वैल्यू कितनी आ जाएगी? R माइनस के A, और इसके ऊपर वर्ग है तो वर्ग लगा दें। ये समीकरण नंबर 1। ये किसके कारण तीव्रता आ गई? प्लस Q आवेश के कारण, ठीक। अब माइनस Q आवेश के कारण निकालेंगे। तो इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण क्या लिख दूंगा मैं? इसी प्रकार यहां पर माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये फिर से लिखेंगे आप। क्या बन जाएगा फॉर्मूला? E2 बराबर, इस तीव्रता को कितना माना? E2, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर। तो अब देखिए दूरी कितनी हो जाएगी? AP हो जाएगी। तो देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/4πε0 K, इसी के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, Q बटे, यहाँ पर ध्यान देना। अब आप ये मत सोचना कि प्लस Q आवेश के कारण निकाली तो प्लस Q लेना चाहिए, माइनस Q आवेश के कारण निकाल रहे हैं तो यहाँ पर माइनस Q आना चाहिए। ऐसा नहीं है। ये माइनस जो है जिस सिर्फ उसकी दिशा बता रहा है या बल का प्रकृति बता रहा है कि बल आकर्षण लगेगा या प्रतिकर्षण, ठीक है। माइनस यहाँ पर बल का मान नहीं है, बल 0 से कम नहीं है। तो माइनस चिन्ह सिर्फ उस बल की प्रकृति बताएगा कि बल आकर्षण प्रकृति का है या प्रतिकर्षण, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आवेश का परिमाण लिखना है, ठीक है। वैसे प्लस Q था तब भी आपको Q लिखना है, माइनस Q है तब भी आपको Q लिखना है। क्लियर? हमें यहाँ पर आवेश का सिर्फ परिमाण लेना है। क्लियर? तो क्या होगा? Q और बटे दूरी का स्क्वायर, तो दूरी कितनी हो जाएगी? AP। समझ गए ना? यहाँ भी दिशा बतानी है। ये जो E2 बल लग रहा है या E2 तीव्रता जो है उसकी डायरेक्शन क्या है? P से A की तरफ, ये डायरेक्शन है, क्योंकि यह आवेश इसको क्या कर रहा है? अपनी ओर खींच रहा है। तो दिशा क्या हो जाएगी? P से A दिशा में। इसको थोड़ा और सॉल्व कर दें तो E2 बराबर 1/4πε0 K Q बटे AP का मान कितना हो जाएगा? देखिए AP मतलब जो पूरी दूरी, तो देखिए P से O तक की दूरी तो हो गई R, P से O तक की दूरी हो गई R, और O से A तक की दूरी हो जाएगी स्मॉल ए। तो कितना बन जाएगा जी? R प्लस A, R प्लस A, और इसके ऊपर वर्ग लगाए तो वर्ग लगा दिया। ये समीकरण नंबर 2। तो बिंदु P पर दो तीव्रता आ गई, एक तो E1 आ गई और एक E2। अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे। इन दोनों का परिणामी क्या आएगा? ठीक, तो लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। अभी मैंने बताई थी क्या हो जाएगी? E बराबर E1 माइनस के E2। कारण आपको पता ही है, क्योंकि E1 का जो मान है वो E2 से अधिक है, और जो परिणामी की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? E1 की तरफ, मतलब अधिक की तरफ। क्लियर? इसमें वैल्यू रख दें समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, तो मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा? E बराबर
E1 की वैल्यू दी है समीकरण 1 में 4πε0 k क्यू बटे आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 k क्यू बटे आर प्लस ए का होल स्क्वायर। जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लूँ, तो 1/4πε0 k और क्यू जे आ गया कॉमन, क्या बचेगा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर। देखिए जो ब्रैकेट के अंदर में वहां पर एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा इसका, ये पूरा दोनों ब्रैकेट एलसीएम आ जाएंगे, इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा, तो ये आ जाएगा E बराबर 1/4πε0 k और Q r माइनस ए का होल स्क्वायर और r प्लस ए का होल स्क्वायर। इसका इधर मल्टीप्लाई और इसका इधर, जो हो जाएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर और जो ब्रैकेट बंद हो जाए। क्लियर यहाँ तक। देखिए E बराबर 1/4πε0 k Q यथावत, यहाँ तक कोई चेंज नहीं। इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिख दूं, r माइनस ए और r प्लस ए और पूरे का जो इकट्ठा मैंने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, इसको खोल दूं a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा देखिए a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया। ये माइनस चिन्ह जैसे का जैसा, यहाँ पर अभी ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस का पूरे में गुणा है। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दें तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ये ब्रैकेट बंद और ये बड़ा भी। ठीक है, यहाँ तक। देखिए अगली लाइन से हम क्या करेंगे, ये माइनस का तो इसके अंदर गुणा कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो फॉर्मूला बन गया a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह तो क्या बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो देखिए E बराबर 1/4πε0 k Q, ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और पूरे का जे होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस का अंदर गुणा कर रहा हूँ, तो देखिए जे जैसे का जैसा, जे भी जैसे का जैसा प्लस 2r जे भी जैसे का, माइनस का अंदर गुणा करें चिन्ह बदल जाएंगे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2r। क्लियर। देखिए जी कैंसिल हो रहा है कुछ, आर स्क्वायर से और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, जो बचा है उसको लिख दीजिएगा। देखिए इसमें जो बचा है वो है E बराबर 1/4πε0 k Q ब्रैकेट 2ra 4r अपॉन आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए E बराबर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 4πε0 k Q, इसको 2a इंटू 2r लिख सकते हैं, इसको इतने को समझ गए, और जैसे का जैसा। ठीक। देखिए एक द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है, द्विध्रुव आघूर्ण जिसको हम P से लिखते हैं, P बराबर जो होता है Q इंटू 2a। इसकी डेफिनेशन होती है विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं तथा इसे P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जे इसमें एक सदिश राशि होता है, इसलिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी सदिश राशि होता है। इसकी दिशा होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ,
तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा भी यही होगी, -q से +q की तरफ। क्लियर? तो q इंटू, अब देखिए इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, q इंटू 2a की जगह p लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, E बराबर, ये आ जाएगा E बराबर 1/4πε0k, इसकी जगह p लिख दिया, इंटू 2r और बटे r² - a² का होल स्क्वायर, इसकी जगह लिख दें। इसको और सिस्टोमेटिक लिख दें तो E बराबर 1/4πε0k 2pr बटे r² - के a² का होल स्क्वायर। जी हमारा यहीं पर वैसे समाप्त भी हो जाता है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और आगे भी बढ़ाएंगे। इसको चाहो तो समीकरण नंबर 3 दे सकते हैं। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं हम। यदि ऐसी कंडीशन है, यदि ए का मान बहुत छोटा है आर से, मतलब कहने का मतलब जो होता है कि विद्युत द्विध्रुव की लंबाई तो पहले से ही बहुत कम होती है, मतलब 2a का मान तो बहुत कम होता है। जब 2a का मान बहुत कम होता है तो a का मान तो और भी कम होगा। तो यदि ऐसी स्थिति है कि a का मान r से बहुत छोटा है, यानी कि जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं वो दूरी अधिक है और विद्युत द्विध्रुव की जो आधी लंबाई है वो उससे बहुत कम है, यानी यदि ऐसा है तो a की उच्च घातों की उपेक्षा कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लगभग 0 मान लेते हैं। तो हम लिख देंगे यदि a का मान बहुत छोटा है r से, तो a की उच्च घातों की उपेक्षा करने पर, उपेक्षा करना या उनको नगण्य मान लेना, लगभग 0 मान लेना। उच्च घात का मतलब 1 से बड़ी घात। तो देखिए इसका मान लगभग कितना हो जाएगा, लगभग 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, तब E बराबर 1/4πε0k 2pr जैसे का जैसा, नीचे कितना बचेगा r², और r² की घात कितनी होगी, ऐसा बचेगा r² और इसके ऊपर भी होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू लगभग 0 हो गई। इसको और सॉल्व कर दें, 4πε0k 2pr बटे r की घात 4 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए एक r से एक r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसकी एक घात से इसकी एक घात कम हो जाएगी, कट जाएगी। तो E बराबर क्या बच जाएगा, 4πε0k 2p बटे r की घात 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। इसको चाहो तो हम समीकरण नंबर 4 भी मान सकते हैं। तो यह अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। क्लियर? अब देखिए ये तो आ गया उसका परिमाण, इसकी दिशा और बतानी है। तो परिणामी की दिशा किधर है, E1 की तरफ, मतलब अधिक की तरफ रहती है। तो परिणामी की दिशा किधर होगी, E1 की तरफ। E1 मतलब ऐसे, समझ गए ना, ऐसे। तो इस दिशा को क्या बोलेंगे, यहाँ पर -q आवेश था, -q से +q आवेश। ठीक है, तो इसके नीचे डायरेक्शन जरूर लिखना, मैं लिख रहा हूं। इसकी दिशा द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश, द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश, अनुदिश मतलब समांतर भी बोल सकते, अनुदिश -q आवेश से +q आवेश की ओर होगी, ठीक है। तो इसकी दिशा को जरूर लिखना, क्योंकि
तीव्रता कैसी राशि है? सदिश राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों बताना पड़ता है। तो जो होगा इसका परिमाण और जो होगा इसकी दिशा। और तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, तो उसका मात्रक भी लिख दोगे तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह हमारा यह क्वेश्चन यहीं पर समाप्त।